अब हम लोग चर्चा करते हैं एंजाइम कैटालाइसिस के मैकेनिज्म का, यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। इसमें जो आपकी किताब में चर्चा है वह है लॉक एंड की थ्योरी और टेम्पलेट थ्योरी, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा डाइवर्सिटी के साथ। तो पहला लिखिए माइकलिस मेंटन थ्योरी। समझिएगा, अभी कुछ समय पहले हम लोग डिस्कशन के दौरान चर्चा किए थे कि जनरली द एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सेबल रिएक्शन। तो जब एंजाइमेटिक रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन है तो बस उस चीज को कंसीडर किए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंड दिस वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K1 जो फास्ट होगा एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज K2, वो रिवर्सिबिलिटी को दिखला दिए। चूंकि यह फास्ट है K1, तो जब तक कि K2 होगा बहुत सारा स्पेसीज कॉम्प्लेक्स बनाते हुए K3 में शामिल हो जाएगा जो प्रोडक्ट तक पहुंचता है। तो इससे बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड ये थर्ड स्टेप जो K3 रेट कांस्टेंट को दिखला रहा है एंड इट इज इरिवर्सेबल बिकॉज द प्रोडक्ट इज फॉर्म इन थर्ड स्टेप। वहां पर प्रोडक्ट बन गया इसलिए वो इरिवर्सेबल था। अब जो फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया गया वह K3 ये रेट कांस्टेंट माइनस K2 दैट इज ये रेट कांस्टेंट, यानी ये जितना होगा उससे कम ये होगा डिवाइडेड बाय K1। इसी को आप क्या बोल दिए, माइकेलिस कांस्टेंट Km। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या उस लाइन को क्लियर करने के लिए आपको समझाया गया जिस लाइन में ये बोला गया कि जनरली एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सेबल। तो यहां से क्वेश्चन बस उस लाइन से क्वेश्चंस जनरेट होने लगते हैं। तो जो भी Km का वैल्यू होगा वो स्पेसिफिक फॉर ईच एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स होंगे उसके लिए माइकेलिस कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वह कांस्टेंट होगा, वह स्पेसिफिक होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिख दिए कि हेक्सोकाइनेज के लिए जो Km का वैल्यू है वह 0.016 है। अब दूसरा जो आपके किताब में चर्चा किया गया दैट इज लॉक एंड की थ्योरी और टेम्पलेट थ्योरी। तो इसमें हम इसको मान लिए एंजाइम और ये मान लिए सबस्ट्रेट। अब एंजाइम जो होगा वह स्पेसिफिक होगा, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा। तो अब इसमें जो सबस्ट्रेट फिट बैठेगा वो सबस्ट्रेट ही सेलेक्ट होगा और वह इसमें फिट बैठा और बैठने के बाद क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद जो एंजाइम है वह सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, E फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट को घटा दिया और अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया। यह था एंजाइम कैटालाइसिस। लेकिन यहीं पर जो पॉइजन और इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, तो इस फंक्शनल साइट पर सबस्ट्रेट के जगह आकर जुड़ जाता है, जो सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता है या सबस्ट्रेट की तरह ही फिट बैठ सकता है। फिर सबस्ट्रेट इस पॉइंट पर आ नहीं पाएगा क्योंकि वह उसके साइट को कवर कर चुका, इसलिए उसको पॉइजन और इनहिबिटर कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है क्योंकि सबस्ट्रेट को आने ही नहीं देता है, उस जगह पर पॉइजन या इनहिबिटर इंटरेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये भी आपके बुक में चर्चा नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी चूंकि सरफेस केमिस्ट्री ठंडा के समय में पढ़ाया जाता था लास्ट टाइम में नवंबर दिसंबर, तो स्टूडेंट सब ग्लोव्स बन करके आया करता था, तो समझाने में बड़ी आसानी रहती थी कि ग्लोव्स है वैसे अगर टेबल पर रखा हुआ है और उस ग्लोव्स में जब हम हाथ रखते हैं तो फिर वो ग्लोव्स का साइज शेप बदल जाता है, इसमें फिट बैठ जाता है। तो वो जो ग्लोव्स है वह फ्लेक्सिबल इन नेचर का होता है, तो उसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से थोड़ा पतला उंगली भी उसमें बैठ गया, थोड़ा मोटा उंगली भी उसमें बैठ गया, उसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। इसलिए इसको बोला जाता है दिस मॉडल इज पिक्चर्ड एज हैंड इन ए ग्लोव। ठीक है,
और इसमें कह रहा है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर स्लाइटली फ्लेक्सिबल, जो भी एंजाइम का एक्टिव साइट होगा वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंड्यूस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फॉर स्लाइट चेंज इन द शेप। एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चला जाता है, उसके शेप को स्लाइट चेंज भी वह कर सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट को वह घटाएगा, प्रोडक्ट में उसका कन्वर्सन होगा। तो ये टोटल था सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें आज का क्लास था एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में। अब हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, वह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड